वेलकम स्टूडेंट्स इन न्यू उड़ान क्लासेस। मैं डॉक्टर गौरव जैन आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ वेटनरी गायनेकोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ लेकर। हम कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं और क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, इससे ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। ऑल द बेस्ट। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि वेटनरी गायनेकोलॉजी ने हमसे अभी तक क्या कहा और हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ बाइकॉर्नुएट बाईपार्टाइट टाइप ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो बाइकॉर्नुएट और बाईपार्टाइट जो यूट्रस होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो यूट्राइन बॉडी होती है जो यूट्राइन बॉडी होती है वो कंपेरेटिव छोटी होती है और जो इसके हॉर्न्स होते हैं वो कंपेरेटिव बड़े होते हैं। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि यूट्राइन हॉर्न होंगे वो कंपेरेटिव बड़े होंगे और जो बॉडी होगी वो कंपेरेटिव छोटी होगी। ठीक है ना। तो फैलोपियन ट्यूब वगैरह तो एकदम अलग सेपरेट होगी। जैसे मान लीजिए ओवेरी के बाद में तो बाइकॉर्नुएट और बाईपार्टाइट टाइप का जो यूट्रस होता है उसके अंदर यूट्राइन बॉडी जो होती है वो छोटी होती है और हॉर्न्स बड़े होते हैं। और ऐसा अपन को नॉर्मली जो कैटल बफेलो होता है उसमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है ना। तो जिसके अंदर यूट्राइन बॉडी छोटी हो और जिसके अंदर यूट्राइन जो हॉर्न्स होते हैं वो कंपेरेटिव बड़े होते हैं। ठीक है, तो उनको अपन कहते हैं किस टाइप का यूट्रस, बाइकॉर्नुएट और बाईपार्टाइट टाइप ऑफ यूट्रस। द नेक्स्ट इज टी शेप यूट्रस फाउंड इन टी शेप। आपने देखा यहाँ पर, इस जगह पर देखिए यहाँ पर वाई शेप बन रही है। यहाँ पर कैसी शेप बन रही है? वाई शेप। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि वाई शेप यूट्रस फाउंड इन, तो कैटल एंड बफेलो चला जाएगा। और टी शेप अगर यूट्रस पूछे, टी शेप यूट्रस, ठीक है ना, टी शेप्ड यूट्रस है ना। इसमें क्या होता है, यूट्राइन बॉडी के एकदम जो अपन कह सकते हैं कि 90 डिग्री के एंगल पर इसका हॉर्न्स रहते हैं। तो टी शेप्ड यूट्रस फाउंड इन हॉर्स। हॉर्स यहाँ पर मेयर भी आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट टाइम्स पर पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको MTR की कर लेना, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो रट लेना। जो टी शेप्ड यूट्रस होता है, टी शेप्ड यूट्रस फाउंड इन मेयर कर लेना, या फिर अगर कंप्लीट अगर टर्म बोले तो उसको हॉर्स में कंसिडर कर देना। ठीक है। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज बाइकॉर्नुएट टाइप ऑफ यूट्रस। बाइकॉर्नुएट टाइप ऑफ यूट्रस इन सब के अंदर ही रहेगा। बाइकॉर्नुएट टाइप ऑफ यूट्रस इन सब के अंदर रहेगा। सो, डॉग, कैट, तीनों के अंदर ही बाइकॉर्नुएट टाइप ऑफ यूट्रस होता है। बाइकॉर्नुएट टाइप ऑफ यूट्रस इन तीनों के अंदर ही रहता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज लार्जेस्ट यूट्राइन बॉडी। ये कहता है कि यूट्रस जो होता है, यूट्राइन बॉडी जो होती है वो सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट किसके अंदर होती है? तो लार्जेस्ट यूट्राइन बॉडी फाउंड इन मेयर। ओके, लार्जेस्ट यूट्राइन बॉडी फाउंड इन मेयर। मेयर में जो होती है वो सबसे बड़ी यूट्राइन बॉडी होती है। यानी यूट्रस सबसे बड़ा किसका होगा? मेयर का होगा। यूट्रस सबसे बड़ा किसका होगा? मेयर का होगा। ये याद रखिएगा आप। मेयर वाला जो ऑलमोस्ट है उसके अंदर टी शेप का यूट्रस है, या फिर उसकी जो ना ओवेरी की शेप है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेयर के कंसर्न में आप याद रखना, एक तो ओवेरी की शेप जो होती है, ओवेरी की शेप आप लोगों को पता होगा, बीन शेप्ड, बीन और किडनी शेप होती है। ओके, इसके यूट्रस की शेप होती है, टी शेप होती है। और एक क्वेश्चन है लार्जेस्ट यूट्राइन बॉडी, लार्जेस्ट यूट्रस
या फिर लार्जेस्ट यूट्राइन बॉडी, वो किसकी होती है? लार्जेस्ट यूट्राइन बॉडी मेयर की होती है, याद रखिएगा। तो 3 मेजर क्वेश्चन है इसमें से जो मेयर के ऊपर आते हैं, ये तीनों आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। लार्जेस्ट यूट्राइन बॉडी फाउंड इन, लार्जेस्ट यूट्राइन बॉडी फाउंड इन मेयर, याद रखिएगा, भूलना मत बिल्कुल भी। मेयर के कंसर्न की दोनों तीनों चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्क स्क्रू टाइप ऑफ कॉर्क स्क्रू टाइप ऑफ सर्विक्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका है भाई बताओ? कॉर्क स्क्रू, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि कॉर्क स्क्रू होता है, इसके अंदर जो अपन है ना एआई करते हैं उस टाइम पर अपन जो कैथेटर काम में लेते हैं या फिर जो पिपेट आती है वो भी कॉर्क स्क्रू होती है। कॉर्क स्क्रू, कॉर्क का स्क्रू जैसे लगाते हैं वैसे घुमा घुमा कर उसको डालनी पड़ती है। कॉर्क स्क्रू टाइप ऑफ यूट्रस, सॉरी कॉर्क स्क्रू टाइप ऑफ सर्विक्स, कॉर्क स्क्रू टाइप ऑफ सर्विक्स, ठीक है। तो कॉर्क स्क्रू को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कुछ इस तरीके से अंदर से दिखाई देगी है, घूमी इस तरीके से चलती है, ठीक है ना। तो ये है एग्जाम 100 का, याद है ना, मैंने बताया था आप लोगों को, याद रखना। एआई करते हुए कॉर्क स्क्रू पिपेट काम में लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसकी जो सर्विक्स होती है वो कॉर्क स्क्रू रहती है। जैसे अपन को स्क्रू टाइट करते हैं तो उस तरीके से अपन को लेकर जाना पड़ता है। तो कॉर्क स्क्रू टाइप ऑफ सर्विक इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सो का मतलब हो गया पिग, फीमेल पिग, ओके, फीमेल पिग की बात करता है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज आल्सो कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम वेरम। आपको पता होना चाहिए कि जो कॉर्पस ल्यूटियम हम तब तक कंसर्न करते हैं और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन तो करती है, लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम वो तब तक ही कहलाती है जब तक फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं हो जाए। अगर फीमेल वहाँ पर प्रेग्नेंट हो गई, अगर फीमेल वहाँ पर प्रेग्नेंट हो गई तो उसको हम फिर क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम वेरम। याद रखने वाली बात है, कॉर्पस ल्यूटियम वेरम, जब फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो गई तो उस कंसर्न में अपन उसको कॉर्पस ल्यूटियम वेरम बोलेंगे। डोका इज अ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना यूज्ड फॉर द हीट। डोका क्या होता है? आप लोग ना ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डोका होता क्या है? क्या होता है कि जब ना बफेलो, खास करके जब बफेलो होती है वो हीट में आती है ना, तो वो क्या करती है अपने थनों के अंदर दूध भर लेती है, ठीक है। जब भी वो हीट में होती है तो अपने आप से वो क्या हो जाती है? पावस जाती है, यानी जो अडर से मिल्क उतार लेती है वो। तो दूध भरना हमारे यहाँ पर लोकल लैंग्वेज से अपन उसको कहते हैं कि भाई दूध भर लेती है ये, ठीक है ना। तो उसको उसी कंडीशन को कहा जाता है डोका। डोका, डोकी दोनों एक ही कंसर्न है कि जब भी वो हीट में होती है तो वो अपने थनों में दूध भर लेती है। कई बार साइलेंट हीट के करेक्टर्स होते हैं उसमें हमें क्या होता है कि न तो उसके पीछे से कोई डिस्चार्ज दिखाई देता है और नहीं वो बोलती है, लेकिन वो दूध भर लेती है। तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हाँ अब वो हीट में आने वाली है, फुल हीट के अंदर, या फिर हीट में वो चल रही है, ठीक है ना। तो डोका एक प्रोसेस है किसकी? हीट को डायग्नोस करने की। ये एक फिजियोलॉजिकल है क्योंकि दूध का थनों के अंदर क्या होती है? दूध उतार लेती है वो, तो उसको अपन डोका कहते हैं। तो ये है बफेलो का कैरेक्टरिस्टिक। किसका कैरेक्टरिस्टिक? बफेलो का। हीट में रहती है तो वो क्या करती है? थनों में दूध भर लेती है, थनों में दूध भर लेती है। अब है ओवेरीज आर ओवल शेप्ड इन स्पीसीज। ओवल बोलो, एलिप्टिकल बोलो, आलमंड शेप बोलो, ठीक है ना। तो ये जो है अपन आलमंड शेप तो फिर भी कैटल के अंदर कंसिडर करेंगे, लेकिन ओवल शेप या एलिप्टिकल अगर बोले तो तीनों के अंदर ही, काउ, सो, बिच, सब के अंदर क्या है? ये इलिप्टिकल या ओवल शेप रहती है। इलिप्टिकल या ओवल शेप। इलिप्टिकल देखिए कुछ इस तरीके से, इलिप्टिकल इस तरीके से अगर कोई ओवरी है तो वो इन तीनों के अंदर होती है। पिग में भी होती है, डॉग में भी, बिच में भी होती है और कैटल के अंदर भी होती है। तो तीनों के अंदर होती है ना। कैसी होती है? इलिप्टिकल, इलिप्टिकल या ओवल शेप्ड, इलिप्टिकल या ओवल शेप्ड, तीनों के अंदर ही होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन से कहता है ओवेरीज आर बीन शेप्ड इन। ऑफ कोर्स बीन आपने देखा होगा, खास करके बीन की जब भी बात करता है तो आप ये मान के चलिए आपने राजमा देखा होगा। राजमा देखा होगा तो राजमा की शेप कुछ ऐसी होती है, ठीक है ना।
तो बीन किसी भी जैसे कि ना जो दाना होता है राजमा का, उसकी शेप की होती है। इसी को किडनी भी आप लोगों ने देखी होगी, किडनी की स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसी होती है। तो इसको किडनी शेप या बीन शेप और किडनी शेप, किडनी। तो अगर कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि बीन शेप या किडनी शेप जो ओवेरी किसकी होती है, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, बताइए आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे श्योर एंड सर्टेन पता है कि आप लोगों को ज़रूर पता है। मुझे तो पता है बट आप लोगों को भी ज़रूर पता है। इसका आंसर क्या है बताइए। इसका आंसर ओवेरीज आर बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड इन मेयर। मेयर के अंदर ओवेरीज कैसी होती है, किडनी शेप या बीन शेप होती है, किडनी शेप या बीन शेप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलबेरी अपीयरेंस ऑफ ओवेरीज। मलबेरी अपीयरेंस ओवल शेप्ड के अंदर ही क्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई ओवेरी का है, ओवल शेप्ड है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है फिर इस तरीके से अपन को कुछ उसके ऊपर उभार दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, उभार दिखाई देते हैं। तो उसी को अपन क्या कहते हैं कि मलबेरी। मलबेरी कैसी होती है, कुछ इस तरीके से, जैसे आपने अंगूर का गुच्छा देखा होगा ना, अंगूर का गुच्छा कैसा होता है, ऐसा होता है ना, तो ये वैसी दिखाई देती है। तो मलबेरी शेप्ड जो ओवेरीज होती है वो किस किस की होती है, बहुत ए एंड बी, वो पिग और डॉग दोनों की होती है, याद रखिएगा। ट्रांसपोर्ट टाइम्स ऑफ एग एम्ब्रियो ओविडक्ट इन शेप इज। ट्रांसपोर्ट टाइम कितना लेता है, जो एग है वो ओविडक्ट से लेकर अपन कह सकते हैं यूट्रस तक जाने में कितना टाइम लेता है। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए ये यूट्रस है, सॉरी ये ओविडक्ट है और ये यूट्रस है, ठीक है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई इसका जो स्टार्टिंग पार्ट होता है वो इन्फंडिबुलम कहलाता है और जो बीच वाला पार्ट है वो एम्पुला कहलाता है, लास्ट वाला पार्ट स्तमस कहलाता है। यहाँ से ओवेरी आई, यहाँ से अब एग यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ पर एग आया, उसने यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कर दिया। फर्टिलाइजेशन करने के बाद जाइगोट, मोरुला, ब्लास्टुला, ठीक है ना, जाइगोट, मोरुला, ब्लास्टुला तक वो ओविडक्ट के अंदर रहता है और ब्लास्टुला जाके क्या होता है यूट्रस के अंदर क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। तो ये कंप्लीट इम्प्लांटेशन से पहले लेकर ओविडक्ट में, ओविडक्ट तक उसका जब ट्रांसपोर्ट होता है ना, ठीक है ना, मतलब शुरू से लेकर जब वो आया, आकर धीरे धीरे करके उसने जब उसको ना अपन ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइज़ किया, फर्टिलाइजेशन करने के बाद में वो चला, चलने के बाद जाइगोट बना, मोरुला बना, वहाँ से लेकर आगे तक के कंप्लीट प्रोसेस में उसको 90 आवर्स लग जाते हैं। 90 आवर्स का ऑलमोस्ट मीनिंग हो गया, कितना हो गया, 24 4 96। तो लगभग हम कह सकते हैं ये कंप्लीट लगभग 4 दिन की प्रोसेस रहती है। कितने दिन की प्रोसेस रहती है, 4 डेज़ की ये प्रोसेस रहती है। लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म एंड ओवम इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन मेयर इज। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है मेयर का, उसके अंदर लाइफ स्पान ऑफ ओवम एंड स्पर्म एंड ओवम, तो स्पर्म उसके अंदर कितने दिन तक जिंदा रहते हैं और ओवम जो है, एग जो है, कितने दिन तक जिंदा रहता है। तो लाइफ जो है अपन ने उसकी पता कर रखी है, आप लोगों ने बहुत अच्छा से, मैंने आपको बताया भी था कि इसमें इसका इतना टाइम है, ये इतने टाइम तक रहता है, ये इतने टाइम तक रहता है, अपने नोट्स में लिखा भी था और आप लोगों ने उसको अच्छे से पढ़ा भी था। तो जवाब दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या जाना चाहिए। लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म एंड ओवम इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन मेयर इज। तो लाइफ स्पान जो है स्पर्म का है 30 to 48 आवर्स, 30 to 48 आवर्स, लगभग 1.5 से 2 दिन, और जो ओवम का है वह है 20 to 24 आवर्स, लगभग 1 दिन। याद रखिएगा कि लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म जो है वो है 30 to 48 आवर्स। स्पर्म जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है मेयर का, उसके अंदर लगभग 1.5 से 2 दिन तक लाइव रहते हैं। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो ओवम खुद है वो 20 to 24 आवर्स तक लाइव रहता है। कितनी देर तक लाइव रहता है, 20 to 24 आवर्स तक लाइव रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्पान किसका पूछा अपन से, लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म एंड ओवम इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है ना स्पर्म का और ओवम का कितना रहता है, वो रहता है 72 to 120 आवर्स और 6 to 8 आवर्स। मतलब जो ओवम जो है वह रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आने के बाद 6 से 8 घंटे लाइव रहता है और जो स्पर्म है वहाँ पर वेट करते रहते हैं कि आ जा तू। तो 72 से 120 आवर्स, तो लगभग 3 से 5 दिन के आसपास का यह समय हो गया, ठीक है ना। तो स्पर्म की लाइफ ज़्यादा होती है यहाँ पर और ओवम की लाइफ बहुत कम रहती है कैटल के अंदर। याद रखिएगा, ये कैटल के कंसर्न में कहा हमने, किसके कंसर्न में कहा है, कैटल के कंसर्न में। और इससे पहले जो अपन ने बात की थी वो मेयर के कंसर्न में की थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। सोर्स ऑफ रिलैक्सिन, सोर्स ऑफ रिलैक्सिन है किस किस में, सोर्स ऑफ रिलैक्सिन कहाँ से, रिलैक्सिन सबसे पहले काम क्या आता है ये समझने की कोशिश कीजिए। एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड, जब गेस्टेशन पीरियड ख़त्म हो रहा होगा, ठीक है, अब अपन को पार्चुरेशन करवाना है, मतलब फीमेल बॉडी को अगर पार्चुरेशन करवाना है तो जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, मतलब अपने जो पीछे मतलब क्या होता है कि ना जो अपन कह सकते हैं जो अपना जो बर्थ कैनाल है वो बहुत छोटी होती है, आपको भी पता है बर्थ कैनाल बहुत छोटी होती है, उतनी सी जगह से इतना बड़ा बच्चा बाहर आना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो जो अब यहाँ समझिए इस जगह पर ये जो दोनों हिप जॉइंट है ना, यहाँ का ये जो एरिना है, यहाँ पर क्या रहता है कि एक प्यूबिक सिम्फाइसिस है ना, वो क्या होता है कि फाइब्रस कंडीशन में रहता है। तो वो क्या होता है, डायलेट होता है ऐसे करके। कैसे होता है, डायलेट होता है, वो इस बड़ा होता है, बड़ा होकर क्या करता है, जगह देता है बच्चे को बाहर आने के लिए। उस इतने से स्पेस में नहीं तो बच्चा बाहर कैसे आएगा। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, वो क्या होता है, डायलेट होता है, रिलैक्स होता है। रिलैक्स किसकी वजह से, वहाँ की सारी मसल्स वगैरह सब रिलैक्स होती है और रिलैक्स होने के बाद क्या करती है, देखिए कोई भी चीज़ अगर टाइट है ना तो उसके अंदर से तो निकलने से रहा, तो रिलैक्सिन हार्मोन आता है। रिलैक्सिन हार्मोन आकर कहता है कि हाँ भाई सारी चीज़ें डायलेट हो जाओ, बच्चे को निकलने के लिए रास्ता दो, ठीक है ना। तो वो कौन कौन सिक्रेट करवाता है, कॉर्पस लूटियम जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट कर रही थी वो रिलैक्सिन भी सिक्रेट करती है। इसके अलावा प्लेसेंटा, दोनों ही क्या करती है, रिलैक्सिन का सिक्रेशन करती है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि रिलैक्सिन का सिक्रेशन कौन कौन सी जगह से होता है, तो कॉर्पस लूटियम ओवेरी के अंदर बैठी है और एक यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा है। तो हम ये भी कह देते हैं कई बार कि हाँ भाई ओवेरी और यूट्रस दोनों जगह से रिलैक्सिन का सिक्रेशन होता है। कई बार कॉर्पस लूटियम की जगह केवल ओवेरी लिखा जाता है कि कहाँ से ना रिलैक्सिन का सिक्रेशन होता है, तो एक हम ओवेरी कह देते हैं और दूसरा प्लेसेंटा कह देते हैं। तो क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कॉर्पस लूटियम बैठी कहाँ है, कॉर्पस लूटियम बैठी है ओवेरी के अंदर। अगर डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर कॉर्पस लूटियम नहीं देकर ओवेरी दे दिया तो भी सही है, कॉर्पस लूटियम दे दिया तो भी सही है, और प्लेसेंटा दिया तो भी सही है, यूट्रस दिया तो भी सही है, ठीक है ना। तो कैसे भी घुमा फिरा के इसका क्वेश्चन दिया जा सकता है। ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम, और ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो अपना ब्रेन है, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होता है हाइपोथैलेमस के जो दो पार्ट होते हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला, ठीक है ना। तो उसका पीछे वाला जो पार्ट है वहाँ से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, वो फिर पिट्यूटरी के पास आता है और पिट्यूटरी उसको कहाँ पर भेजती है, जो उसका रियल जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर भेजती है। और कुछ मात्रा में कॉर्पस लूटियम जो है वो किससे कुछ मात्रा में कॉर्पस लूटियम से भी सिक्रेट होता है, कुछ मात्रा में ऑक्सीटोसिन कॉर्पस लूटियम से भी सिक्रेट होता है। तो ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, सुप्रावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और कॉर्पस लूटियम। तो और ऑल ऑफ द अबव। जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर दो पार्ट होते हैं और वो दोनों ही क्या करते हैं कि ना कॉर्पस लूटियम का सिक्रेशन करते हैं। वो दोनों ही क्या करते हैं, कॉर्पस लूटियम का सिक्रेशन करते हैं। जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है और जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है, ये दोनों ही क्या करते हैं वहाँ पर इसका ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन इज ल्यूटियोलाइटिक इन ऑल फार्म एनिमल्स एक्सेप्ट। एस्ट्रोजन जो होता है ल्यूटियोलाइटिक होता है। ल्यूटियोलाइसिस का मतलब हो गया, आपने याद होगा ग्राफिया आपको याद होगा
कि जो ल्यूटियोलाइसिस का मतलब हो गया कि प्रोजेस्टेरोन, सॉरी कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम का जब तक लेवल हाई रहता है तब तक क्या रहता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी हाई रहता है। तो जैसे ही फिर वहाँ पर एस्ट्रोजन आता है तो कॉर्पस लुटियम खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है, और जब कॉर्पस लुटियम खत्म होना स्टार्ट हो जाती है तो फिर वहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल हाई होने लग जाता है। यानी एस्ट्रोजन का लेवल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे कॉर्पस लुटियम खत्म होने स्टार्ट हो जाती है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन चला जाता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन ल्यूटियोलाइटिक यानी कॉर्पस लुटियम को ख़त्म करने का काम करती है। तो ल्यूटियोलाइटिक किन किन में है, सब में है, केवल एक सो को छोड़ के, एक पिग को छोड़ के कॉर्पस लुटियम सब में ही क्या है, ल्यूटियोलाइटिक है। जो पिग है, सो है, उसको छोड़ के बाकी सब में क्या है, ये ल्यूटियोलाइटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल साइन ऑफ स्ट्रेस इन सो। ठीक है, इनमें से कौन सा साइन है, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि सो कौन कौन से, मतलब पिग जो है वो कौन कौन से साइन शो करती है। तो हमने पढ़ा था कि पिग जो है वो साइन शो करेगी कि है ना, ग्रंटिंग करेगी, बार बार बोलेगी वो, उसके बोलने को हम क्या कह रहे थे, ग्रंटिंग बोल रहे थे। तो रिसेप्टिव ग्रंट मतलब उसको मतलब जो बुलाने वाली होती है ना कंडीशन, वहाँ पर वो उसको बोलता है रिसेप्टिव, रिसेप्ट करना, मतलब उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, और उसको स्टेशनरी स्टांस मतलब एक जगह पर खड़ी रहती है वो। ठीक है, एक जगह पर खड़ी रहेगी। और उसके बाद में कॉकिंग ऑफ ईयर, ईयर को क्या करेगी, बार बार, मतलब ईयर क्या रखती है, खड़े रखती है। कॉकिंग मतलब ईयर को खड़े रखती है, और वो खुद भी एक जगह खड़ी रहती है। स्टेशनरी मतलब स्थिर, एकदम स्थिर रहती है ना। और उसके बाद में रिसेप्टिव ग्रंट। तो इसके अंदर ये तीनों है, ऑल ऑफ द आंसर एकदम सही है। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ फीडिंग एक्स्ट्रा कंसनट्रेट टू एनिमल्स ड्यूरिंग लास्ट क्वार्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज टर्म एज स्टीमिंग अप, है ना। इसका आंसर यही होना चाहिए, स्टीमिंग अप ही होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ना, हम क्या करते हैं, एनिमल को जब उसका लास्ट टाइम मतलब प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, जब प्रेगनेंसी का लास्ट क्वार्टर चल रहा होता है, लास्ट क्वार्टर मान सकते हैं, यहाँ पर क्या किया, प्रेगनेंसी को 4 पार्ट्स में बांट दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है, सॉरी क्वार्टर चल रहा होता है, उस टाइम पर हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पर 2 लाइफ है, एक माँ और एक बच्चा है। तो दोनों की ग्रोथ अच्छी हो, अपने आगे जाकर मिल्क प्रोडक्शन बढ़िया हो, या फिर जो भी प्रोड्यूस कर रही है उसका प्रोडक्शन अच्छा हो, तो हम क्या करते हैं, उसको उस टाइम पर कुछ एक्स्ट्रा फूड देते हैं, है ना। जो प्रेग्नेंट एनिमल को लास्ट क्वार्टर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फूड देते हैं ताकि ग्रोथ अच्छी हो, अडर अच्छे से बने, और उसमें कोई जो ना कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा फूड देते हैं। एक्स्ट्रा फूड देते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्टीमिंग अप। क्या बोलते हैं, स्टीमिंग अप। इन विच स्पीसीज अनफर्टिलाइज्ड एग डजंट एंटर इनटू यूट्रस जनरेटेड इन द ओविडक्ट। तो ये कहता है कि ऐसी कौन सी स्पीसीज़ है जिसमें जो अनफर्टिलाइज एग होता है वह ओविडक्ट में ही रहता है, ओविडक्ट में रहकर ओविडक्ट में ही ना वो डिजनरेट हो जाता है, वो कभी भी यूट्रस में नहीं आता। देखिए, तो इसमें ऐसे कहने का मतलब हो गया कि अगर देखिए नॉर्मली कंडीशन क्या होती है कि जो ओवा होता है, जो ओवम होता है, वो अगर फर्टिलाइज होगा तो ऑफकोर्स वो इम्प्लांट होगा, तो वो यूट्रस में आएगा, क्योंकि इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, यूट्रस के अंदर होता है। तो ये तो एकदम नॉर्मल सिचुएशन हो गई। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि कभी कभी अगर वो फर्टिलाइज नहीं भी हो रहा है तब भी वो क्या होता है, ओविडक्ट से होता है वो यूट्रस में आता है और यूट्रस में आकर डिजनरेट हो जाता है। ठीक है ना, परंतु कुछ एक एनिमल ऐसा जिसके अंदर क्या होता है कि वो ओविडक्ट में ना डिजनरेट हो जाता है, ओविडक्ट में ख़त्म हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर स्पर्म नहीं आया तो, और वो एनिमल है मेयर। मेयर के अंदर वो यूट्रस के अंदर नहीं जाता, ओविडक्ट के अंदर ही क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ओविडक्ट में ही ख़त्म हो जाता है, ओविडक्ट से जो डिजनरेट हो जाता है। ओके, ओव्यूलेशन फ्रॉम लेफ्ट साइड ओवेरी इज मोर कॉमन इन स्पीसीज। ठीक है, तो इसका आप ऐसे समझिए कि लेफ्ट साइड की ओवेरी से एक तो मैंने आपको बताया था, आप लोगों को अगर याद है तो, और आपको याद रखना भी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट करके बताया था कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स उनमें केवल लेफ़्ट ओवेरी ही एक्टिव होती है। ये बात हमने आपको बताई थी कि बर्ड्स में केवल लेफ़्ट ओवेरी एक्टिव होती है, वहाँ पर केवल लेफ़्ट ओवेरी काम करती है और वही फंक्शन होती है, वही ओवम का और एग का प्रोडक्शन करती है। ये बात आप लोगों को एकदम अच्छे से पता होगी। वैसे कहता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसके अंदर लेफ़्ट और जो ओवेरी है वो ज़्यादा एक्टिव है, तो लेफ़्ट ओवेरी ज़्यादा एक्टिव किस में होती है, कैटल के अंदर होती है। ठीक है, तो लेफ़्ट ओवेरी ज़्यादा एक्टिव कैटल में होती है। किस में होती है, लेफ़्ट ओवेरी
ज़्यादा एक्टिव किस में होती है, कैटल में होती है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जैसे कि वर्ड्स के अंदर लेफ्ट ओवेरी ज़्यादा उसमें तो लेफ्ट ओवेरी ही फंक्शनल होती है, राइट ओवेरी डिजनरेटेड फॉर्म के अंदर रहती है, बल्कि कैटल में ऐसा तो नहीं है। परंतु फिर भी अगर आप ज़्यादातर देखेंगे तो कैटल में आपको लेफ़्ट साइड की प्रेगनेंसी, लेफ़्ट हॉर्न में प्रेगनेंसी ज़्यादा मिलती है। तो ये आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।